अस्सलाम वालेकुम। कल हमने प्रोग्राम में बहुत तफसील के साथ उन मेहमानों से डिस्कस किया था जो आर्मी चीफ़ के साथ एक मुलाकात के अंदर मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर जायज़ा भी लिया गया और इकनॉमिक रिवाइवल के ऊपर जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी बात की गई। आर्मी चीफ़ ने बुनियादी तौर पर एक ज़िम्मेदारी उठाई है कि पाकिस्तान को इकनॉमिक मुश्किलात से, इक़्तिसादी मुश्किलात से निकालने के लिए वो बीड़ा उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोस्त मुल्कों से वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और उसका इन्वेस्टमेंट का साइज़ बड़ा नंबर बहुत बड़ा है, 75 से 100 अरब डॉलर, और उसमें से 25-30 अरब डॉलर भी पाकिस्तान में अगले दो या 3 साल में भी आ जाता है। तो जिन मुश्किलात का इस वक्त पाकिस्तान शिकार है या जो रुपए के ऊपर दबाव है उससे यकीनन हम बाहर निकल सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की अगर जिक्र करें तो उनकी उसी मीटिंग्स की जो अहवाल हमारे पास अब तक पहुँचा है उसके अंदर बाज़ तफसीलें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। लाइक वो कहते हैं कि बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासर मौजूद हैं और तीनों सियासी जमातों का उन्होंने जिक्र किया, किसी एक को ये नहीं कहा कि ये सारी नेक पार्टी और ये सारी बद पार्टी है। फिर इसी तरीके से करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अपनी इंटेंट का इजहार भी किया कि जो करप्ट अनासर हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बड़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी स्टेटमेंट थी और डीजी रेंजर सिंध जो है उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो स्मगलिंग है, जो ईरानियन स्मगल्ड ऑयल है जो अफ़गानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग होती है, या गैर कानूनी अफ़गान जो यहाँ पाकिस्तानी सरज़मीन पर मुकीम है, इनके ख़िलाफ़ आपने क्रैकडाउन करना है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। उसी मीटिंग के अंदर इसी तरीके से लाहौर बैठे हुए थे तो डॉलर की जो स्मगलिंग, हुंडी हवाला का जो कारोबार है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। तो ये वो चीज़ें थी जो मीटिंग के अंदर वो बोल रहे थे। आज बल्कि उसकी फॉलोअप ये है कि आज उसकी फॉलोअप के अंदर कोर कमांडर कराची ने एक इजलास वहाँ हुआ है जिसमें दोबारा से बिज़नेस कम्युनिटी से जो लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं वो उस मीटिंग में आज गए और जो आर्मी चीफ़ वाली मीटिंग के अंदर बुनियादी चीज़ें डिस्कस की गई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है उसका एक हिस्सा जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आज डिस्कशन हुई है। कोर कमांडर ने उस इजलास को चेयर किया और उसकी तफसील तय की गई है कि एनर्जी सेक्टर में ये होगा, एग्रीकल्चर में ये होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। और आई थिंक इसके ऊपर फॉलोअप और फर्दर मीटिंग होंगी। आज वाली मीटिंग हुई है उसके ऊपर जो पहली मीटिंग के अंदर तय पाया था। इसी तरीके से लाहौर में वी होप कि अगले 1 या 2 रोज़ के अंदर इसी तरीके की एक मीटिंग लाहौर में भी होगी। ये क्या डायरेक्शन सेट होने जा रही है, आर्मी कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है इसमें और क्या रोल होगा उनका, इलेक्शन के ऊपर क्या होगा। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको बहुत दिनों से मैं इसी प्रोग्राम में बैठ के उसका तज़किरा करता था कि नैब लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने और नैब लॉ की कुछ ऐसी शिकें हैं जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग जिनसे हम लोगों ने रब्ता किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हम तक बात पहुंची थी कि एक तासुर मौजूद है जुडिशरी के अंदर कि कुछ पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स की गई हैं कि 500 मिलियन से नीचे का केस नैब के पास नहीं जाएगा, जो फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज है उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पसंदीदगी से नहीं देखी जा रही। तो आई होप कि ये जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं आज जो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर अपनी रिटायरमेंट से पहले वो देकर जाएंगे, तो इनको बता दें कि ये मेलाफाइडी है, फिर मेलाफाइडी इंटेंट की गई थी तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। लेकिन लॉ अमेंड करने का मामला फिर आइंदा पार्लियामेंट पे ही सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो उसका केसेस का जिनकी माफ़ी हुई इसी अमेंडेड लॉ के नीचे वो अगर बहाल हो जाते हैं, एक तरफ मैं आर्मी चीफ़ का बयान देखता हूँ वो कहते हैं हमने करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है और बिला इम्तियाज़ करनी है, जो पाकिस्तान की दौलत लूट के खाएगा उसको हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो है इसके अंदर कुछ मेलाफाइडी इंटेंट है कुछ शिकों के, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं आया, और उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो पूरा आप कैनवस देखें कि पाकिस्तानी सियासत का कैनवस जो है एकदम से एक नई शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये अगले 2 हफ्ते के अंदर ही ये सारा कुछ हमारे सामने मोस्ट लाइकली आएगा, ग्राउंड पे चीज़ें आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी और जो आर्मी चीफ वाली मुलाकात है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसी सियासी मंजरनामे, इक़्तिसादी सूरत हाल, इस सारे के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और मेहमानों में हमारे साथ शामिल हैं फैसल वाडा साहब और अता तारड़ साहब, दोनों को वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम में। फैसल वाडा साहब, जो आर्मी चीफ़ की मुलाकातों का अहवाल है वो तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या कुछ सियासी फ़िज़ा बदलने वाली है, माहौल बदलने वाला है, क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए जी, आर्मी सिपह सलार जो हैं, आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, एक नेक नियत ईमानदार आदमी हैं और चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी हो। लेकिन सवाल वहीं से शुरू हो जाता है कि वो बेहतरी तो मुमकिन ही तब है जब आप एक ही वार में ये जो सारा डेमोक्रेटिक
बुसीदा निज़ाम के लीडर हैं एक्सपायर्ड। डेमोक्रेटिक तो बुसीदा नहीं है, उसके अंदर जो अनासर है, अनासर जो है वो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी का जनाजा लेके चलते हैं ना, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जमहूरियत 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 के अंदर हमने मुल्क तबाह कर दिया, डॉलर आसमान पे ले गए, पेट्रोल आसमान पे ले गए। देखिए सर, लोगों को ना इन्वेस्टमेंट से मतलब है। मैं आपको बाय एंड लार्ज पाकिस्तानी है, मेरी आपकी तारा साहब की फ़ोन कॉफ़ी पीने वालों की बातें कुछ और डिफरेंट है, जो ग्राउंड रियलिटी वो बड़ी डिफरेंट है। 600 रुपये का डॉलर हो जाए, 1000 रुपये का पेट्रोल हो जाए, उनका सबसे बेसिक सवाल क्या है? वो कहते हैं जी आज नान है 50 रुपये का, ठीक है जी, 70 रुपये की कट चाय कहलाती है, जो एक शॉर्ट चाय मिलती है बाजार में गरीब के लिए, और 300 रुपये का वो 1 लीटर ही पेट्रोल डला दे, सिर्फ इतना पेट्रोल डला दे और कुछ जिंदगी में ना करे। तो उस 50 रुपये का नान हो गया, 70 रुपये की चाय हो गई और 300 रुपये का पेट्रोल हो गया, 420 रुपये हो गए। फिर वो दोपहर को भी नान खाए, चाय में डुबोगे तो 110 और ऐड कर ले, फिर वो रात को भी नान खाए 110 ऐड कर दे, तो एक आदमी का खर्चा, गरीब से गरीब एक आदमी का, सिर्फ वो नान खाएगा, जानवर की तरह जो घास खाते हैं वो सिर्फ नान खाएगा और इधर चाय पियाली पिएगा और एक लीटर पेट्रोल डालेगा, तो 640 रुपये पर डे उसको चाहिए। गरीब आदमी सर टाइम्स 30, 19,200 रुपये तो उसको चाहिए जिंदा रहने के लिए, 15,000 का वो बिजली का बिल दे रहे हैं, 35,000 रुपये हो गए। अब उसमें ना बच्चा है, ना बीवी है, ना बार माँ बाप है, ना बहन है, ना किराया है, ना एजुकेशन है, ना कपड़े हैं, ना अस्पताल की सहूलत है। ये नहीं कि वो -70,000 में खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस 35,000 को मल्टीप्लाई सिर्फ 4 आदमी से कर दूं तो 1,10,000 होते हैं। उसको आप, मैं कहता हूं गरीब है, इसको आधी रोटी दे देते हैं तो भी आपको 75,000 रुपये चाहिए। उसकी भी आधी रोटी का टुकड़ा कर देता हूं मैं, कि बाप अपनी औलाद को, माँ बाप नान का एक हिस्सा तोड़ दी यूं करके इतना सा हिस्सा देंगे, तब भी उसको 60,000 रुपये चाहिए। तो वो जो डेफिसिट है 30,000 रुपये का, वो आदमी ने आज तो अंगूठी बेच के, मोटरसाइकिल बेच के दे दिए। वो बहरान कोई पाकिस्तान में नहीं सोच रहा। अब ना इमरान खान इशू रहा, ना नून लीग इशू रही, ना पीपल्स पार्टी इशू रही, ना इनकी करप्शन इशू रही। अब मुल्क किसी और डाइवर्जन में जा चुका है। उस भंवर से निकालने के लिए हमारे पास 3 साल नहीं है, ना हमारे पास 3 महीने हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हमारे पास आइन और कानून की और जमहूरियत की तो बातें करके 65 साल गुजार दिए, 70 साल उसका हमें हाथ से अमल नहीं किया, हमने सिर्फ बातें की, सिर्फ बातें की है, ठीक है जी। और हमने रंग चेंज करके, सूट बदल के किसी को भगा दिया, फिर उसको बुला लिया, फिर उसको जेल में डाल दिया, फिर उसको निकाल दिया, फिर उसको नैब में डाल दिया, फिर उसको केसेस से निकाल दिया। ये भंवर में हम पुराने एक्सपायर्ड माल के कैरेक्टर्स की, यही पार्टियों के सरबराह और इनकी लायक नालायक औलाद भी हम पे थोपी गई। अब टाइम ये है कि अवाम भी मेरी तरह, आपकी तरह बेहस हो चुकी है। इसी गुर्बत की वजह से ये बच्चे, ये माँ बाप अपनी बेटियों को, 13-13 साल की उम्र की बेटियों को नौकरी करने भेजते हैं, उनके साथ वो ज़ब्ती होती है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, वो भी पीरों के घरों में, पीरों के घरों में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मीडिया की मेहरबानी के 4 दफा वो फ्लैशिंग न्यूज़ दे देते हैं जिसका पता चल जाता है। उसके बाद आप धाड़े मारते हैं, वो मातम करते हैं, एक धरना देते हैं, घर चले जाते हैं। जब तक अवाम इस मुल्क के अंदर ना आग लगाए, ना तोड़ फोड़ करे, जैसे अभी बिल आ रहे लोग, जो मीटर की गाड़ियां उनको जला रहे हैं, उनको पकड़ के मार रहे हैं, एक बंदे नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। वो तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो ऑर्डर आ रहा है, जैसा ऑर्डर आ रहा है वो आगे बिल पास करें, उनका तो कसूर नहीं है। आप प्रोटेस्ट ये करें कि अब हम हरदर्मी, मनमानी, बदमाशी नहीं कबूल करेंगे, हम इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तारिर साहब, और गरीब आदमी को आगे आने दें। तारिर साहब, एक तासुर यह है कि पीडीएम ने जो 16 माह हुकूमत की है, उसने पीटीआई वालों की नालायकी के ऊपर तो 100,000 प्रोग्राम हुए, लेकिन आप उन चीज़ों को 2 गुना रफ्तार के साथ तेज़ करके चले गए, तो अब तो ये संभालने से बाहर हो गए। मेरे साहब बहुत शुक्रिया। 2018 में ये फैक्ट एंड फिगर्स फैसल वाडा साहब ने जिक्र किया। 100 रुपये पेट्रोल था, 125 रुपये डॉलर था, बिजली का यूनिट 12-15 रुपये, 18 गुजरे 5 साल गुजर गए सर, आपकी अभी हुकूमत थी 16 में ना। देखिए ना, 13 में हम आते हैं, 18 घंटे लोड शेडिंग का कोई जिक्र नहीं करेगा। हम हमेशा हाफ ग्लास एम्प्टी दिखाते हैं कि जी बिल्कुल तबाही बर्बादी हो गई। वो 18 घंटे लोड शेडिंग भी खत्म हुई ना, किसी ने तो काविश की। कोई अप्रैल 22 में आप आए थे, उसका बताएं। कोई इस मुल्क में 2013 10 साल पहले था। देखिए नहीं, एक मुझे तो हक हासिल है ना कि मैं अपनी पास परफॉर्मेंस भी बता सकूं। उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च होता है, पूरे ज़ोरों शोरों के साथ, पूरे ढोल ढमक्के के साथ, पूरी आतिशबाजी के साथ। वो प्रोजेक्ट 4 साल ट्रैक पैंट्स पहन के, काली ऐनकें लगा के तर्जमानों के इजलास करते हैं। 11 बजे दफ्तर आना है गीले बालों के साथ, 5 बजे घर जाके सुकून करना है, घड़ियाँ,
हीरे जवाहरात, ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग्स और 5-5 कैरेट की अंगूठियां, इस पे डिस्कशन होनी है। फराग गोगी ने आ जाना है, एहसन जमील गुजर ने आ जाना है, दम का सर्कल होगा और दमादम मस्कल अंदर सर होगा। अप्रैल 22 और अगस्त हम आए ना, अगस्त 23 इसके दरमियान का कहानी है यहाँ से शुरू होती है कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। IMF के पास उस वक्त गए होते, आज ये हालात ना होते। उसके बाद 6 महीने असद उमर, फिर हफीज़ शेख, फिर शौकत तरीन। हमने आके हम यही कर सकते थे कि IMF का मुआहदा किसी तरफ लगा जाते, क्योंकि ना लगता डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकी रहती, और डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकने से ये होता कि डॉलर 500 पे चला जाता, एयरलाइनें बंद हो जाती, LCयाँ खुलती ना, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होती, लोग अपना पैसा निकलवाते, एक्सपोर्ट बंद हो जाती, इंडस्ट्री ठप हो जाती। सर आपने कसर को छोड़ी है, खुदा का नाम नहीं देखिए ना, एक एग्रीमेंट मिफ्ता इस्माइल ने रिवाइव कराया, आपने 6 महीने उसको तोड़े रखा, 6 महीने दोबारा गए नहीं। दूसरा जाते जाते डार साहब ने रिवाइव कराया, अब डॉलर जो है 307 रुपये पे आज, जो पेट्रोल है वो भी 300 से ऊपर है, चीनी 200 रुपये पे है, आटा 200 के करीब पहुंचा हुआ है। मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें आपको कहा जाए कि आपने 16 माह कुछ काम किया। मेरा तो ख्याल है कि आपने डिजास्टर एक जो था क्रिएट किया। 16 माह का किस्सा नहीं है ना, अगर तो ये 16 माह में यू आर इन गवर्नमेंट सर, शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर आज़म तो थे। देखिए हम तो, और उसके बाद वो लंदन चले गए, कमाल ये है उसके बाद वो लंदन चले गए। हमने नहीं लंदन कौन सा को हमेशा के लिए गए, वो वापस आ जाएंगे अगले चंद रोज में, आप देख लेंगे। केस तो रिवाइव हो जाने बात ये है कि इन 16 माह में हमने आके रियासत का मलबा उठाया और आके जिम्मेदारी कबूल की है, खुशी से की है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, किसी ने गन पॉइंट पे नहीं करवाया, क्योंकि हम समझते थे कि ये जो गन 4 साल डला है ये किसी ने आके साफ़ करना है और मुश्किल फैसलों से ही साफ़ होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये हालात थे कि CPEC इमरान खान साहब बंद कर चुके हुए थे मुकम्मल तौर पे, चाइनीज़ को भी नाराज़ कर दिया, उधर US पे इल्ज़ाम लगा दिया। यानी आपके पास दुनिया में जो बड़े ममालिक हैं जिनके साथ ज़्यादा ट्रेड होती है। सर 3.5 साल इमरान खान के मैं सामने रखूँ, नहीं मगर तो देखिए ना, इमरान खान चाइना से ताल्लुकात किसने रिवाइव किए? इमरान खान ने सऊदी अरब से भी मिसाइल पैदा की, बिल्कुल किए। उसने चाइना से भी मिसाइल पैदा की, उसने US से भी तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी? उसमें दो राय नहीं है। आप 16 माह के अंदर कौन सा अच्छा काम करके गए? मैं तो उसका सवाल पूछता हूँ। 16 माह में यही अर्ज करूँ ना, आपको 189 पे डॉलर मिला था जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रही थी, एक दिन पहले 180 का था, 179 था। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुई है उस दिन आपको 189 पे, आपको समझ लीजिए कि आपका मीटर डाउन हो रहा है 189 पे, आप उसे 300 पे छोड़ के गए। UAE से इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? कतर से इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? फौजी भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्वेस्टमेंट नहीं देखें सर, ये जो सऊदी और UAE वाली इमरान खान पहले भी आर्मी चीफ लाया था, इमरान के होते हुए क्यों नहीं उस तरह आई? आसिफ बाजवा नहीं आई, वो लाए थे कमर बाजवा, नहीं उस तरह नहीं आई थी। अभी वही लाया, आर्मी चीफ लाया, जनरल आसिफ मुनीर लेके। देखिए बात ये है, शहबाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक था चाइना के साथ, उन्होंने रिवाइव करने में सिविल गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया उन्होंने, जब तक फौजी नहीं गए। ताली दोनों हाथों से बचती है, ऐसा नहीं है। देखिए सऊदी अरब से पैसा जो आया पूरा क्रेडिट दे रहा हूं, वो आपका आर्मी चीफ लेके आए, UAE से पैसा आपका शहबाज शरीफ साहब फिर क्या करने गए थे? देखिए सर, फोटो खिंचवाने नहीं, देखिए जैसे इमरान खान गए थे जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, है ना, ये आपका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि क्रेडिट जाता है, आर्मी चीफ ने बड़ी काविश की, मगर क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है, जिन्होंने वो ताल्लुक को जो बहाल किए। सिविल गवर्नमेंट भी चाहिए होती है ना, अगर शहबाज शरीफ साहब भी खान साहब की तरह टांग पे टांग रख के जूती का मुंह किसी और मुल्क के सरबराह की तरफ करके बैठ जाते तो खाक इन्वेस्टमेंट आनी थी। सर कुछ हुआ है सर, कुछ किसी ने कुछ किया है या आप सारे मिलके डुबो रहे हैं इस मुल्क को? नदीम मलिक साहब देखिए, मैं आपके थोड़ा सा सवाल से सहमत नहीं हूँ कि आप 16 महीने की परफॉर्मेंस इनसे पूछे, इनसे पिछले 25 साल की परफॉर्मेंस पूछे। सर उनसे 1981 का पूछना चाहिए वैसे तो साहब। ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए तारड़ साहब डिफेंड कर रहे हैं, मैंने तो आपसे बेसिक आदमी की मुसीबत का पूछा है। वो कहे वो चोरी खाना जंगी की तरफ नहीं जाएगा, और अभी वो रिपोर्ट नहीं हो रहे जो केसेस बाजार में। सर वो आपने लोगों के हालात बता दिए हैं, जो एक मैक्रो पिक्चर है ना इस वक्त पाकिस्तान की, वो मुझे तो लगता है कि अभी हम बहुत ही एक कोई बड़ी चीज़ होने देखने जा रहे हैं। आर्मी चीफ जिस दिन बैठ के बिजनेसमैन की मीटिंग के अंदर कहे कि ये तीनों सियासी जमातों के अंदर जो लोग हैं, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा सर, पाकिस्तान के मुफाद नहीं है, मैं नरम ही रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुफाद में थोड़ा नरम ठीक है कि वो अपने ज़ाती मफादात के ऊपर खेलते हैं। मैं पूरा जुमला बोलूँगा तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। वहाँ मुझे एक इंटेंट नज़र आती है, इंटेंट ये नज़र आती है, वो साथ कहते हैं करप्शन के खिलाफ ये लोग कल मोटरसाइकिल पे थे, आज ये इनके पास इतनी दौलत, नाम नहीं लेने आपने, कल मैंने कुछ के नाम लिए थे, मुझे उस पर मिसाइल हुए, आज नाम नहीं लेने। अब वो देखें कि इंटेंट क्या नज़र आ रही है। इंटेंट ये नज़र आ रही है कि आपके आर्मी चीफ ने एक टॉप लेवल के ऊपर ड्राइविंग सीट संभालनी है और उसने एक एफर्ट आगे लॉन्च करनी है, तो क्या होगा, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होंगी, वो मंजरनामा थोड़ा पेश देखें। एक तो नदीम अली साहब के देखें, आर्मी चीफ साहब की जो काविशें हैं या सोच है उसको तो हम क्वेश्चन और डाउट नहीं करते, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है पूरे करियर में के अंदर। लेकिन
आप जिस निज़ाम को चेंज करने की बात कर रहे हैं, उस निज़ाम के अंदर जिसको आप चोर करप्शन की बातें कर रहे हैं, पहले तो आप जिन बिजनेसमैन के सामने बैठे हैं उन्होंने 1400 अरब का टैक्स भरना है, जिन्होंने 600 भरा हुआ है। पहले तो आप उनसे पूछें कि भाई मैं सब चीज़ें ठीक करने की सोच रहा हूँ, तुमने 1400 बिलियन देना था, 600 दिया है, 800 पहले तो तुम भी डब्बे में डालो। क्योंकि यहाँ भी जो शुरफा बैठे हुए उन्होंने भी मुल्क को अपने हिसाब से SROs निकाल के उसका भी खून चूसा है, ठीक है, चाहे उसमें कारोबारी हो हम समेत, ठीक है सर। दूसरा टैक्स कलेक्शन की बात, उसका रिफॉर्म कैसे आएगा? बोला ठीक है, रिफॉर्म आएगा कैसे सर? अब मेरे लिए सवाल ये है कि फॉरेन टैक्स रजिस्ट्रेशन करेगी कैसे? वो कह रहे हैं आर्मी अब मेरा सवाल है कि देखिए, अच्छा इसी दौरान के अंदर इसी दौरान के अंदर आप एक चीज मिस आउट कर गए। जाते हुए चीफ जस्टिस साहब के 11-10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो एक बाउंड्री बाहर मारने जा रहे हैं, अगले 10 दिनों में करना होगा नहीं सारा। और आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब है उनके पहले 10 दिन उन्होंने भी बाउंड्री लगानी है। अच्छा, इन्होंने जो बयानिया बनाया है सारों ने मिलकर कि जस्टिस फाइज ईसा साहब आएंगे तो वो कोई फरमाइशी प्रोग्राम के तहत इनको रिलीफ दे देंगे। नहीं, वो इंसान की अभी तक जो हमने परफॉर्मेंस देखी है, मैं पर्सनली तो उनको जानता, लेकिन वो बड़ा स्ट्रेट डेड ऑनेस्ट ब्लंट स्ट्रेट फायर करने वाला आदमी, कानूनी की शोहरत यह है कि अपराइट आदमी, ठीक है, सीधा बोलेंगे। तो वो फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं पूरा हो रहा तो ख्वाहिशात मलबे में चली जाएगी। क्योंकि बयानिया बाजार क्या होगा, ग्राउंड पे क्या होगा? बाजार में एक तरफ आर्मी चीफ ने एक पोजीशन ली है, बाजार में पानी लेने जाए, आप कॉफी लेने जाए, आप चाय लेने जाए, वो कहते हैं जी, ये सारे कहते हैं कि फाइज ईसा साहब आएंगे तो हम सब ड्राई क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे। मेरा तज्जिया उसका तो बहुत डिफरेंट है। आपका ख्याल है ड्राई क्लीन नहीं होना इन्होंने? नहीं, इनके साथ उस वॉशिंग मशीन में इन्होंने जाना है जिसका लॉक लग जाना है, चक्कर ही खाई जाना है, चक्कर कटता रहेगा। ये तारड़ साहब देखिए, ऐसी किसी से कोई होप नहीं है और ना आने वाले चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल ये बात करके करना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। मैंने तो एक जगह भी बात नहीं कि मैं पार्टी का तर्जुमान हूं ना, हमारी पार्टी के भी किसी तर्जुमान ने ये बात नहीं की। मेरा ये ख्याल है कि लेकिन आप लोगों को कोई रगड़ाई लगने वाली है? सियासी लोगों को कुछ तासुर मिल रहा है यहाँ से, कोई वाइब्स आ रही हैं यहाँ इस्लामाबाद में? देखिए, क्या सराई या रूमर्स पे जाएंगे तो बड़ा कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, चल रहा है, मैं उस पे नहीं जाता। मैं आपकी जमात से 2-3 बड़े सीनियर लोगों से मिला तो मैं उनमें से एक का जुमला आपको कोट कर रहा हूँ नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि उनके भी सुनने में है, तो मैंने कहा फिर रियलिटी क्या है? उन्होंने कहा कुछ हो सकता है, क्योंकि खाली एक PTI को रगड़ा लगा के तो काम नहीं चलेगा, तो हो सकता है 10-20 हमारे भी पकड़े जाएँ, 10-20 पीपल्स पार्टी के भी पकड़े जाएँ। ये उनका जवाब था। लेकिन हमारे से क्या निकला? 4 साल हमने इमरान न्यासी प्लस फैज़ की एक कड़े एहतसाब का सामना किया, मंशियात भी लोगों पे डाली गई, लोगों को जेलों में भी बंद किया गया, खवातीन को भी नहीं बख्शा गया, एक अंधाधुंध किस्म का इंतकाम था। क्या निकला? उसमें से कुछ भी नहीं निकला। कल वाली मीटिंग के बाद आपसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लोग डरे हुए थे, अपना नाम पूछ रहे थे कि मीटिंग में हमारा नाम आया कि नहीं। कुछ जो माजी में मोटरसाइकिल पे बैठते रहे उन्होंने पूछा कि वो बंदा मोटरसाइकिल पे बैठता था, उसका नाम तो नहीं आया मीटिंग के अंदर। वो तो वो जाने, पीपल्स पार्टी जाने, मगर मैं ये समझता हूँ कि नैब कवानीन के हवाले से जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना, शॉर्ट एंड स्वीट, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि काश ये नैब की सारी अमेंडमेंट खत्म कर दें। आप कह रहे हैं कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इमरानदारी का भी जुनून है ना, वो लाडला अंदर बैठा है, अब अच्छा तो नहीं रहता, घर जाते हैं सांस भी देखती है, छोड़ा नहीं छोड़ा। चीफ साहब ने कहा कुछ चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, अब वो कुछ चीज़ें क्यों अच्छी हैं? वो इमरान स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स बंदियाल साहब करके जाएंगे जो पार्लियामान का काम है, स्पेसिफिक किए, अगर वो मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब के कितने केस हैं? आशियाना मेरिट पे बरी हुए, नई अमेंडमेंट का मुझे शक है उनका 26 अरब वाला केस खुल जाना। एसेट्स का केस मेरिट पे बरी हुए, अमेंडमेंट का सहारा 26 अरब एक केस में वो मेरिट पे हुआ है, एक केस में अमेंडमेंट आ गई नहीं। वो रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस है जिसकी अमाउंट कम थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नैब में नहीं आता। वो भी लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच उस पर तफसील से बात कर चुका है। मेरिट पे एक्विटल का बड़ा फिट केस है, उसका कोई हमें डर नहीं है, ना हमें कोई खौफ है। हमने लिस्ट पढ़ी है, नवाज शरीफ साहब चौधरी शुगर मिल केस आज तक उस पर एविडेंस नहीं है, रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। नारोवाल स्पोर्ट सिटी, एहसन इकबाल बरी, आहा चीमा बरी, और मेरिट पे नए कवानीन के मुताबिक नहीं। डर कहाँ पे है? बिलियन ट्री सुनामी, BRT पेशावर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, तो खुल जाएंगे ना, तोशा खाना, ये बंदियाल साहब उड़ाए ना, सारों के खुल जाएंगे। नहीं, ये उड़ जाना है सर, देखते हैं। उसके अंदर 2 हिस्से आने हैं जो मेरी एंटीसिपेशन है। एक वो बोलेंगे कि ये 3-4 चीजें विद मैलिफाइडी इंटेंट की गई थी, स्ट्राइक डाउन, और वहीं से कंसीडर किया जाएगा जहां से की गई थी। सबसे ज्यादा खतरा अटक में बैठे इंसान। लॉ अमेंड करने के लिए मामला दोबारा पार्लियामान को वो रेफर कर देंगे, तो यहाँ से मामला खुलेगा। नदीम मलिक साहब, तारड़ साहब अच्छा बोलते हैं। इन्होंने कहा कि फैज़ की हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो आपकी सरकार ने बैठकर फैज़ का क्या कर लिया? और जब अकाउंटेबिलिटी होगी, जब तीनों पार्टियां मुखलिस नहीं होंगी और इनके करप्ट लोग जो हैं
उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो जो इदारे में बैठे हुए करप्ट लोग थे उनकी भी होगी, तो जस्टिफाइड यूनिफाइड चीज़ चलेगी। सर देखें, जनरल आसिम मुनीर ने अगर वाकई लोगों को ये यकीन दिलाना है कि वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब पे यकीन रखते हैं, तो उन्हें फिर इदारे के अंदर जो जिन लोगों ने देखा ना स्मगलिंग भी होती है, तो स्मगलिंग बॉर्डर पे होती है, तो वहाँ पे भी जिन लोगों की पोस्टिंग रही होगी तो उनका भी नाम आएगा। वो पूछेंगे, कर रहे हैं जो पेट्रोल आता है कराची में आके बिकता है ईरानियन, उसको पूछेंगे, जो डॉलर स्मगल होता है उससे पूछेंगे, ये तो पूछना पड़ेगा। सिर्फ देखें आर्मी चीफ साहब की इंटेंट, उनकी ख्वाहिश, उनकी सोच, उनका जो भी उसके लिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रेड टेप ख़त्म कर रहे हैं, जो भी सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रिकल डाउन करवाना तो उन्हीं बेईमान लोगों से है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, जो सियासतदान है। सर मुझे एक बात है, जो मीटिंग के अंदर बातें की हैं, उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी उसको MBS को करवाई है, मोहम्मद बिन सलमान को कराई है, और इसकी यकीन दहानी उन्होंने MBZ को करवाई है UAE में, और पक्का यकीन दिलाया कि वो इंश्योर करेंगे कि ना इसमें किकबैक्स होंगी, ना इसमें रेड टेप आएगी, ना इसमें करप्शन आएगी, और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए इन्वेस्टमेंट को गारंटी किया कि जो हमारा हम जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से चीफ साहब कामयाब भी हों। लेकिन 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 अगर एस्टैब्लिशमेंट की प्रोग्रेसिव काम के अंदर अगर फिर से यही एक्सपायर्ड लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, यही वो 15-20 शक्लें जो चल खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, जिन्होंने मुल्क का तहस नहस कर दी है, जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स यहां करते हैं, यहां पॉलिटिक्स की, यहां फ्लाइट ली, यहां लंदन, यहां पॉलिटिक्स की फ्लाइट ली दुबई, यहां फ्लाइट ली स्पेन, और मजेदार बात है जाने के बाद इनके नाम ECS में रखते हैं, लगाए जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है, ठीक है, अगर ये निजाम नहीं बदला तो क्यों हम तो फंस गए हैं नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बीच में एक अजीब पाकिस्तान के अंदर अब, ठीक है। इस अजीब पाकिस्तान से निकालने के लिए कुछ अजीब काम करने पड़ेंगे, और वो काम करने पड़ेंगे जो शायद 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 ज़िया-उल-हक साहब ने किए थे। अगर उस डगर पे आप जा रहे हैं तो मुल्क टेक ऑफ करने की कोशिश में आ जाएगा। जनरल ज़िया-उल-हक की मिसाल अच्छी नहीं है जो आपने दी, पीपल्स पार्टी वालों के साथ बड़ा सर आप एक काम करें, मैं ब्रेक ले लूं, अभी पीपल्स पार्टी वाले बड़े डरे हुए हैं। ताहिर साहब से मैं पूछता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 रोज में पीपल्स पार्टी वाले खाइफ हैं, क्योंकि ये ज़मीनों के कब्जे और दूसरे मामलात के ऊपर कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। आज भी पंजाब में, तो वहाँ शहबाज साहब क्यों बाहर हैं? आज भी पंजाब में यही है, शहबाज साहब आज की तारीख में पंजाब में यही है। आपके ख्याल में शहबाज साहब में KPK में भी यही है, आज की तारीख में सब कुछ आपके ख्याल में चल रहा है। आपके ख्याल में शहबाज साहब लंदन क्यों है? पार्ट टाइम थे ना, उनको लगा कल की ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहेगा, ब्रेक ले। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अताउल्लाह तारिक साहब, सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, क्योंकि इकनॉमिक मैनेजमेंट इसी अरसे में होनी है, डॉलर की स्लाइड नहीं रुक रही, 307 पे है। आपके चीफ के बयान के बाद बहुत से लोग आज ये देख रहे थे कि मार्केट के अंदर 10-15 रुपये रिकवरी आती है कि नहीं, इंटरबैंक में रिकवरी नहीं है, स्टॉक मार्केट अभी भी गिरी है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, और हर सूरत जाना, चाहे वो आर्मी चीफ इसकी जिम्मेदारी उठाता है या कोई और जिम्मेदारी उठाता है। किसी को ड्राइविंग सीट पे बैठना चलेगा, ऑटो के ऊपर नहीं चल सकता। इस वक्त ऑटो पे चल रहा है। देखिए, हमारे दौर में जो एक इनिशिएटिव था, और वो आर्मी चीफ साहब का इनिशिएटिव था, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी SIFC, उसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT 3-4 फील्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने बड़ा कीन और डीप इंटरेस्ट शो किया है। और अब जो बातें हो रही हैं कि 25 अरब डॉलर आएगा सऊदीया की तरफ से, 25 अरब डॉलर आएगा UAE की तरफ से, चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो ये अगर अगले साल सवा साल में ये मटेरियलाइज कर जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो आई थिंक एक तो डॉलर का रेट भी नीचे आएगा, और क्योंकि देखिए सारी चीज़ें, महंगाई, वो बिजली हो, वो पेट्रोल हो, ये सारी चीज़ें डॉलर से लिंक्ड हैं। सो आई थिंक एक दफ़ा ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, प्रायोरिटीज़ ठीक हैं हमारी, SIFC में एरियाज़ ठीक चुने गए हैं, दोस्त ममालिक की तरफ से एक अच्छा तासर भी मिला है, अच्छी कॉपरेशन के भी वादे हुए हैं, जो डैमेज ताल्लुकात थे उनको मेंड किया गया है। तो मेरा तो बड़ा बिलीफ है, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं होपफुल रहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इन हालात से निकलेंगे, हालात बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान की बागडोर ठीक हाथों के अंदर है, और ये सलाहियत रखते हैं कि बागडोर है किसके हाथ में, काकड़ साहब के हाथ में कि आर्मी चीफ के हाथ में? नहीं, देखिए, मैं तो जो स्टेप्स लिए गए हैं आर्मी चीफ की तरफ से, SIFC है हमारे दौर में, SIFC सारा आर्मी इस वक्त ड्राइव कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो हमारे दौर में भी कर रहे थे, वो तो होस्ट भी कर रहे थे, उसमें कोई वो शक नहीं। आपके दौर में भी आर्मी कर रही थी? जी बिल्कुल, उसमें देखे ना, वो कॉन्फ्रेंसेस जितनी हुई, जितनी ब्रीफिंग्स हुई, उसमें पूरा सेटअप मौजूद था, सिविल सेटअप और मिलिट्री सेटअप दोनों जॉइंटली मौजूद थे।
तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसमें पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकता है। 9 आई थिंक सितंबर को शायद एक्सपेक्टेड है कि MBS पाकिस्तान में स्टॉप ओवर होगा फॉर फ्यू आवर्स। अगर उस दिन कोई अच्छी साइजेबल इन्वेस्टमेंट की वो अनाउंसमेंट कर गए तो शायद मार्केट में एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको अंडू करने में, रिवर्स करने में मदद मिलेगी। अदरवाइज हालात बुरे हैं सर। देखिए, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ ने लोगों की कमर तोड़ दी। देखिए नदीम मलिक साहब, सेंटिमेंट डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं, एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, प्लान्स डिफरेंट है, सिंक्रोनाइज कोई चीज़ नहीं कर रही। नंबर 1, सोच, हालात, कोशिश, हमें कहा है नाउमीदी कुफर। हम एक्सपेक्ट भी करते हैं एक अच्छा आदमी बीच में आया सिपह सलार जिसकी तारीख है, हिस्ट्री है फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स। लेकिन वो आर्मी चीफ है, एग्जीक्यूटिव की पावर्स और होती हैं, इसमें रखिएगा डिस्टिंक्शन है उनके रोल में। मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए सर, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी केयर टेकर के अंदर आपने फाइनेंस जिसको पकड़ाया है, खजाना, वो ब्यूरोक्रेटिक खातून है। वो उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं फंस गई हूँ, मुझे लेना नहीं चाहिए हालात के अंदर। उन्होंने उसकी तरदीद की वीडियो भी चलाई है, पर चली भी है, पढ़ी लिखी काबिल खातून। सर मेरी बात सुने, हम स्टेट बैंक गवर्नर रही सर मेरी रिक्वेस्ट है सर कि एक पढ़ा लिखा आदमी, सर जो बिल गेट्स है ना, वो ड्रॉप आउट है, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो पढ़े लिखे के लिए हम रिश्ता लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बच्ची का रिश्ता लेने जा रहे थे, उसकी पढ़े लिखे, इसकी CV बहुत अच्छी हो। करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैन इज व्हाट मैन डज। आदमी बुरी शक्ल का है, नालायक है, निकम्मा है, जाहिल है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान अपने 20 बच्चों के पूरी करता है, पूरा मर्द है, वो पूरा आदमी है, ठीक है। तो हम यहाँ रिश्ता लेने नहीं जा रहे, हमने किताबों की फिलॉसफी नहीं लिखवानी। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर सिर्फ पेपर के ऊपर बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। नंबर 1, आप सुल्तान अलाना साहब को ले आते, उनके स्पीड डायल के ऊपर पूरी दुनिया की फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं। वो एक्सीलेंसी प्रिंस करीम आगा खान साहब के राइट हैंड मैन है। आपके सुल्तान अलाना साहब मीटिंग में मौजूद थे, आर्मी वाली ब्रीफिंग के अंदर थे। वो तो ग्रेट आदमी है ना सर। उस आदमी के स्पीड डायल के ऊपर पूरी दुनिया का फाइनेंशियल नेटवर्क था, ठीक है। उसके पास एक बैकिंग थी। सर सुल्तान अलाना बहुत काबिल होंगे, लेकिन ये खातून नकमी खातून नहीं, काबिल खातून। सर मेरी बात सुनिए सर, मेरा डिबेट ये, मैं ये आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि सुल्तान अलाना साहब को किस वजह से नहीं रखा गया कि उनकी ड्यूल नेशनैलिटी थी, जबकि केयर टेकर के अंदर कोई करगद नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ कोर्ट में 600 केस चल रहे हैं वहाँ 601 केस में चल जाता। लेकिन एक आदमी आता, वो फिलॉसफी नहीं दिखाता, वो पेपर पे चीजें नहीं लिख के देता। सुल्तान अलाना साहब एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर विद रेपुटेशन, विद कॉम्पिटेंस, विद बैकिंग, विद फाइनेंशियल वर्ल्ड अराउंड हिम। आपने उस आदमी को चूज ना करके, किसने, जिसने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, तारर ने तो नहीं काम किया। देखिए मैं तो बड़ा तारर साहब, जो सियासी माहौल है उसके अंदर बड़ी तब्दीली आनी है, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ चीज़ें पिछले चंद एक रोज़ की जो डेवलपमेंट्स हैं, और आज जो खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी चीज़ें सामने आई हैं। केसेस अगर खुलते हैं करप्शन के, स्मगलिंग के ऊपर, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन आनी चाहिए। एक जो आर्मी चीफ ने वहाँ कराची में और DG रेंजर्स की ड्यूटी लगाई है ना, वो जो इलीगल अफगान है उनके ऊपर लगाई है, और उन्होंने मिसाल देकर कहा है कि मेरे 9 बच्चे परसों शहीद हुए हैं, 2 कल शहीद हुए हैं, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा। जिनके पास कार्ड है उनको तो रहेंगे, बाकी जो इलीगल है उनको सारों को हम वापस भेजेंगे। ये करप्शन के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, बैक वक्त 3 फ्रंट्स के ऊपर अगर डंडा फिरता है तो ज़रूरत तो है उसकी फिरने की, लेकिन माहौल यहाँ ग्राउंड पे बदल जाएगा। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए, और करप्शन जिसने भी की है, इररिस्पेक्टिव, आपकी सियासी लोग इसमें से टॉप टियर अगर 25-30 पकड़े जाते हैं, मैं तो वो सिचुएशन देखता हूँ कि सियासी माहौल क्या होगा। देखिए ना, बात ये है ना, किसी एविडेंस भी पकड़े जाएंगे ना, हाँ, सबूतों के बगैर पकड़ेंगे तो वो तो किसी प्रोसेस, किसी एविडेंस के तहत फायदा पकड़े कोई नहीं जाएंगे। तो वी आर ऑल फॉर एंटी करप्शन, मेरी पूरी पार्टी इसके साथ खड़ी है, चाहे आपकी जमात से पकड़ा जाए कोई। देखिए, अब कोई एविडेंस होगा तो किसी को पकड़ेंगे ना। दूसरी बात यह है कि मैं ये दहशतगर्दी का नासूर, सबूत छोड़ा नहीं, या दहशतगर्दी का जो नासूर है वो मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप थी ना, कि कराची में जाके अमन बहाल हुआ, सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाया, पुलिस, रेंजर्स को, फौज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, उसके बाद ऑपरेशन ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद, एक पॉलिटिकल विल और लीडरशिप थी। जो ऑपरेशन था इमरान खान जो फैज साहब ने लॉन्च किया, उसमें दहशतगर्दी में भी इजाफा हो, कोई एक चीज़ वो ठीक करके गए हो। दहशतगर्दी में इजाफा, महंगाई में इजाफा, पॉलिसीज़ गलत, वो ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट हुआ कि उसने पूरे मुल्क की तहस नहस कर दी, जो हम आज खमियाजा भी भुगत रहे हैं और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 की कामयाबी की बड़ी वजह जो थी ना, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और फौज दोनों की इंटेंट क्लियर थी। आप लोगों ने पार्लियामेंट से उनको पॉलिटिकल बैकिंग भी दी, लॉ अमेंड करके दिया। कराची ऑपरेशन के लिए आपने लॉ अमेंड किया, जी बिल्कुल, एंटी टेररिज्म एक्ट को आपने अमेंड करके पंजाब किया रेंजर्स को। मलिक साहब, नेशनल एक्शन प्लान पंजाब में देखे ना, आसान नहीं था कि लाउड स्पीकर पे बैन, हेट स्पीच पे बैन, वॉल चॉकिंग पे बैन। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आला
मीटिंग्स किया करते थे, तमाम जो आपके मसलक हैं, तमाम आपके स्कूल्स ऑफ थॉट, मकतबा फ़िक्र आते थे, बैठते थे, अग्री करते थे। इन्होंने क्या किया, नेशनल एक्शन प्लान की बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ने एक मीटिंग की होगी पूरे 4 साल। ब्रेक ले लें, वापसी पे पूछते हैं कि अब पॉलिटिकल बैकिंग कैसी होगी, अगर सियासी करप्शन के ऊपर हाथ डाल लें तो इस सारे प्रोसेस के लिए बैकिंग कौन करेगा? एक ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब, जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर बात बहुत कम होती है। हम देखते हैं कि फ़ौज ने ये कर दिया, फ़ौज ये कर देगी, चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, चीफ जस्टिस ये कर देगा। जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है वो भी किसी लीडरशिप को आगे ड्राइव करना चाहिए प्रोसेस को। नवाज शरीफ को मेरे ख्याल में वापस आना चाहिए था, चाहे 2 महीने 3 महीने जेल में रहते। देखिए नदीम अली साहब, ये जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, ये भी तो पॉलिटिकल लोगों और पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से। देखिए प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, इमरान खान बाहर आ जाए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, जरदारी साहब आ जाए, पूरे सारे मिल के 14 की 14 पार्टियाँ आ जाएँ। एक आम आदमी को, कैमरामैन आपके सामने, हमने इनसे पूछा कितने की चाय है, उसने कहा 80 रुपए की। कट चाय कितने की, उसने कहा 40 रुपए की, जिसमें 2 घूंट है। एक आम आदमी को, चाहे वो आर्मी चीफ ड्राइव कर रहे हैं, चाहे ये 14 पार्टियां ड्राइव कर रही हैं, चाहे चीफ जस्टिस साहब ड्राइव कर रहे हैं, या हम सब मिलकर ड्राइव जब तक दाल रोटी का मसला नहीं हल होगा, एक आदमी को 3 टाइम की रोटी, किराया, बिजली का बिल, अस्पताल और एजुकेशन, लिमिटेड सांस लेने के लिए खाना मिल जाए ना, वो बर्दाश्त कर लेगा। जिस जगह पे हम जा रहे हैं, ये आएगा इन्वेस्टमेंट, डॉलर नीचे चला जाएगा, दूध की नहरें बिक जाएंगी, करप्ट अनासर जितने हैं वो पकड़े जाएंगे, वो जेल में चले, कुछ नहीं होना। इस मुल्क के अंदर कभी अदालतों ने आपको देखा किसी पॉलिटिकल आदमी को जेल में डाल के उसको फांसी के बंदे पर चढ़ा दिया, सिवाय भुट्टो साहब के? आज तक जितने करप्ट हैं वो करप्शन कर 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 30-40 साल से यहाँ इक़्तिदार में बैठे हुए, आज भी इक़्तिदार में। आज भी पीडीएम के अंदर कौन है? पीटीआई के अंदर आप इमरान खान को भी ले लें, आप सारे 14 पार्टी को मिला के देख लें, मुझे आप एक आदमी बता दें इसमें से ईमानदार आदमी कौन है, नेक नियत आदमी को सवाल किया है। इसने 10 करोड़ चुराए थे, मैंने 5 चुराए, आपने 2 चुराए, उसने 200 चुराए, हमने कम किया। देखिए कोई भी पाकिस्तान का मुखलिस नहीं है। ये जो जमहूरियत का जनाजा है जिसके अंदर आपने एक्सपायर्ड लोगों को बिठाया हुआ है, इनसे जान छुड़ानी आपकी जरूरी है। वाडा साहब आर्मी चीफ के जज्बात से मुतासर हो गए हैं, उन्होंने भी कुछ बड़ी सियासी जमातों के मुताल्लिक ऐसी राय दी। तारिक साहब, नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? और मेरे ख्याल में इस मुश्किल सूरत हाल में तो आके उन्हें बैठना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हल निकालें। देखिए नवाज शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास तमाम मसाइल के हल है, उन्होंने माजी में करके दिखाया है। वो 3 दफ़ा रहे हैं। 15 अक्टूबर की डेट अनाउंस्ड है और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं राब्ते में हूँ मियां नवाज शरीफ साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी आज भी बात हुई है। तो 15 तारीख का इंशाल्लाह बिल्कुल पक्की है। 15 से पहले बुला लें, 2 महीने करके क्या करना है, हालात ही कोई नहीं है। 15 रोजाना रुपया डॉलर में ऐड हो रहा है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह 15 अक्टूबर को। और उसमें हमने लीगल भी 16 सितंबर तो गुजार के आना था ना जी। बंदयाल साहब जाएंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ उसका बंदयाल साहब से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। और बंदयाल साहब ने जो भी किया, ईमानदारी में किया, लाडलेज़म में किया, मोहब्बत में किया, मगर हमारे केसेस मेरिट में पूरी दुनिया जानती है। स्ट्राइक डाउन हुआ पता चलेगा सर। कोई हर्ज नहीं, मोस्ट वेलकम। मैं तो दुआ कर रहा हूँ खत्म हो। देखिए मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, अगर शहबाज का 26 अरब का केस खुल गया फिर क्या बनेगा? शहबाज शरीफ साहब का पूरा केस A to Z मैंने देखा है, 26 अरब रुपए का, उसमें एक धेले का भी मेरिट नहीं है। वो केस यूं उड़ेगा। अगर मेरिट पे बना होता तो 100 बिस्मिल्लाह मैं जवाब देता। शहबाज शरीफ साहब जब कहते हैं ना कि मेरे मरने के बाद भी अगर मेरी कोई करप्शन की कोई चीज़ साबित होगी तो मुझे उल्टा लटका देना, वो किसी वजह से कहते हैं। मैं वसूख से आपको कहता हूँ, 26 अरब का केस उसने बनाया था, वो शहजाद अकबर जो आज मुल्क से बाहर है, वो शहबाज गिल जो आज मुल्क से भागे हुए हैं, यानी पूरे सिस्टम को तबाह करके हाथ छाड़ो और बाहर चले जाओ, सारों को डुबोने वाला। लेकिन शहबाज साहब का स्टेटमेंट बड़ा क्लेवर होता है। वो कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, और हम मानते हैं उनकी बात को, उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की। आपने तोशा खाना ये अल-कादर यूनिवर्सिटी का केस बनाया, बिल्कुल उसमें गलत काम हुआ, बेईमानी हुई। जमीन किसने दी? सुने ना, ली किसने? सुने, बिल्कुल आप हमेशा से बात करते हैं। मैं इस बात को मलिक रियाज की अगर कोई बात करता है आप एक मिनट, मलिक रियाज साहब को और इमरान खान साहब के केस के अंदर कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज क्लैरिटी है कि आपने एक आदमी को फायदा दिया और उसने आपको दूसरी तरफ फायदा दिया। लेकिन 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 वो जो पैसे मलिक रियाज साहब के आए, जिधर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, वो इनके लीडर मियां नवाज शरीफ की, उन्होंने 1 हाइड पार्क प्लेस की प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें उसका जिक्र नहीं है। हसन नवाज की ट्रांजैक्शन है उसके पास, हमारे पास ट्रांसफर लेटर्स हैं, ठीक है, वो तो केस ट्रांसफर है, वो जब भी केस ओपन हुआ उसमें जवाब आएगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि बहरिया को ले लेंगे और इमरान खान को ले लेंगे। आप
पूरी चेन को लेकर उल्टा टांगेंगे सर, जो तब इन मुल्क में इंसाफ होगा। देखिए मलिक रियाज के उस 50 मिलियन 190 मिलियन पाउंड को जब भी आप खोलेंगे तो उसमें हसन नवाज का केस आएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि आपने किस कानून के तहत वो पैसे वसूल किए। उससे इमरान से पूछना पड़ेगा, इमरान खान को बताना पड़ेगा किस कानून के तहत पैसे। हुसैन नवाज का कोई कसूर नहीं है। अगर वाडा साहब आज एक प्रॉपर्टी बेचते हैं एज अ बोनाफाइड सेलर, मलिक रियाज खरीदता है, कोर्ट ऑफ लॉ में बताना पड़ेगा। वो तो नहीं, तो वो तो बताएंगे। मगर मैं आपको वसूख से कहता हूं, देयर इज नो इलीगैलिटी ऑन पार्ट ऑफ मियां नवाज शरीफ, हसन नवाज और एनसीए की सेटलमेंट में जिक्र भी नहीं है। लेकिन उनको उस ट्रांजैक्शन की वजाहत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम बोनाफाइड सेलर एस्टैब्लिश हो चुका। मेरी बात सुनो, तारक साहब वकील हैं, इनको कानून ज्यादा अच्छा जानते हैं। मेरा सर बहुत सिंपल सर, आखिरी मिनट है। बहरिया ने पैसे दिए, इमरान खान ने पैसे दिए, फेवर दिया, फेवर के फेवर ले लिया, लेकिन उस फेवर के पीछे जो एक फेवर इमरान खान का मुस्तकबिल बताएं आप। इमरान खान आइंदा इलेक्शन में जेल में नाहल होंगे या बाहर इलेक्शन लड़ रहे होंगे? सर देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात कुछ भी कर सकती है। दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मैं नहीं देख रहा। दुनियावी भी नहीं देख, कानूनी तौर पे मैं दुनिया के कानूनी तौर पे ही इज हियर, नो ही इज हियर, बट इन द सेंस के केसेस और जेल में नजर आ रहे हैं। नाहल और इलेक्शंस में नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन में आपको नहीं नजर आते? आपका भी तारिक साहब कुछ ऐसा ही ख्याल है? आपकी तो बल्कि दुआ होगी कि ना ही इलेक्शन। देखिए, मुझे तो इलेक्शन में भी नजर नहीं आते और जेल से बाहर आते भी नजर नहीं आते। ये साइफर का बड़ा खौफनाक केस है। अगर साइफर में रिलीफ मिल गया, फिर इस मुल्क को बतौर न्यूक्लियर स्टेट कोई भी सीक्रेट यहाँ पे महफूज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बांटते फिरें, उनकी जो मर्जी, आप जिस मर्जी को कम्युनिकेट करें, मुल्क को नुकसान पहुंचा दें, फॉरेन पावर्स का बेनिफिट कर दें। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो है वो आप जो मर्जी वायलेशन करें इस मुल्क में, फिर कोई किसी को पूछेगा नहीं आज के बाद। आपके ख्याल में उनके ऊपर भारी जो पड़ने वाला है वो साइफर का केस पड़ने वाला है? साइफर का भी भारी है और तोशा खाना का और 190 मिलियन पाउंड का भी भारी है। अताउल्लाह तारिक साहब और फैसल वाडा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।